जो है झैंकी पैंकी बनाएंगे अपन, है कि नहीं? बट फिलहाल के लिए तो चलो ठीक है, चलने वाली चीज है। कब करते हैं मीन्स आपका रूटीन कैसा है, बताते हैं जी, बताते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए यार इतना सेव करके रख देता हूँ। मैं एक्चुअली मीटिंग ज्वाइन करने से पहले यही कर रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अभी इतना ही रखता हूँ, कट करता हूँ, बाकी अपन इसके साथ शुरू करेंगे ही। ओके, हाँ जी, 7:05 बज भी चुके हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए यार, आवाज आ रही है? सब कुछ कंफर्टेबल है ताकि मैं शुरू कर सकूं सेशन? आवाज आ रही है? कंफर्टेबल एवरीथिंग? यस नो, यस नो, विजुअल्स दिख रहे हैं? आयु जी वही पूछ रहे थे कि सर आपका रूटीन कैसा, आप स्टडी कब करते हो? देखिए जी, अब ये जब से वन शॉट सीरीज का शुरू हुआ है ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, भाई हालत खराब हो जाती है यार, सच बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा भाई। हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पूरा काम जो है ना वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहली बात तो आपको पहले तो प्रॉपर हैंडमेड नोट्स बनाने, जैसे कि मैंने अपने इसके नोट्स बनाया ना, देखो ये जो नोट्स हैं, ये मेरे हाथों, खुद की गंदी हैंडराइटिंग है मेरी ये ये मैंने खुद बनाया है। तो ये पहले बनाओ, फिर उसके बाद उन नोट्स को रेफर करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड में आपको अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। और वीडियो रिकॉर्ड करना, अब देखो यार, अपने को कैसे ना बोर्ड की आदत है, यहीं पे बोर्ड है मेरा, साइड में बोर्ड है। तो अपने को कैसे बोर्ड की आदत लगी हुई है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कई बार पेन ऊपर नीचे हो जाता है, फिर से फ्रस्ट्रेशन, भाई बहुत लंबा लैग चलता है वो। ये हुआ तो चलो फिर एडिटिंग पे बैठो। अब एडिटिंग 4 घंटे, भाई अपने को अभी तक कैसे 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो एडिट करने की आदत थी, घंटों का वीडियो एडिट करना भाई, इट्स अ वेरी बिग लाइक बट ठीक है। अल्टीमेटली जब ये सब चीजें करके तैयार होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ऐसी कोई चीज अपन कर रहे हैं जो कि यार बड़ी यूनिक सी है कि नहीं, जो स्टूडेंट्स को बड़ी ही हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। जब ये चीज दिमाग में आती है ना, तो फिर हर जो क्या बोलते हैं ऑब्स्टैकल कह लीजिए, डिफिकल्टी कह लीजिए, वो ऐसा लगता है ठीक है यार, हो जाएगा, चल हो जाएगा, चल हो जाएगा। तो ये जो एक मोटिवेशन है ना कि चल हो जाएगा, ये आपको बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी से निकाल सकता है। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, तो आई थिंक विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और अगला रहने वाला डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इन 1 मंथ आई थिंक हम लोगों ने 5 वन शॉट कंप्लीट किए। कितने? 5 वन शॉट। राजन जी पूछ रहे हैं व्हाट इज योर टीम साइज सर? ये जो मैं दिख रहा हूं ना, ये मैं हूं बस, ये मेरी टीम है बस। दैट्स द 1 पर्सन ठीक है, बस ये एक ही पर्सन है जो सारा काम कर रहा है। ओके, मैं देखिए ना, आप खुद ही देखिए, मैंने थंबनेल के लिए भी कोई पर्सन नहीं लगाया, मैं खुद ही बना रहा हूँ, एडिट भी खुद ही कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती है। और ये भी एक और चीज ऐसी, बैच के होते हुए, लाइव बैच के होते हुए ये सारी चीजें हो रही थी तो कई बार अपने आप को मैं शाबाशी देना भूल जाता हूँ, बट डेफिनेटली यार ये तो बढ़िया काम है, मैं खुद से भी खुश हूं यार कि कुछ अच्छा चीज अपन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एंड होपफुली अभी अगला सेमेस्टर जब आएगा ना, तब तक मोस्टली ऐसे अपन जो है, जो फंडामेंटल सीएस सब्जेक्ट्स है अपने ना, कम से कम अपन 10-15 या 10-12 तो भी चलो अपन सब्जेक्ट्स वन शॉट कवर कर चुके होंगे। ये मेरा मोटिव है, कम से कम अगले सेमेस्टर से पहले भी। सर एक एमएल पे भी बना दीजिए जी, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, बट क्या है ना, अभी देखो यार मैं एक्चुअली ये चैनल पे भी बताने वाला हूँ, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, एमएल हो गया, इनके ऊपर बोलते हैं वीडियो। बट मेरा अभी पहले फोकस जो है ना, वो फंडामेंटल्स पे है, सबसे पहले फंडामेंटल्स पे। एमएल की तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, बराबर है। ये जो सब्जेक्ट्स थे ना, इनकी प्लेलिस्ट एम्प्टी थी, इनकम्प्लीट थी। अब बात समझ पा रहे हैं, इनकी प्लेलिस्ट इनकम्प्लीट थी। अगर आप एमएल प्लेलिस्ट देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि 99% कंप्लीट है, कोई उसमें कम ज्यादा की जरूरत नहीं, रिकॉर्डेड कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है देरी लगा रहा हूं। माइक्रो प्रोसेसर भी लगभग लगभग 99% कंप्लीट है, 8085, 8086 और 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है, उनके वीडियोस अवेलेबल है वहां पे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है उनको बाद में करने वाला हूं, बट डेफिनेटली करने वाला हूं। पहले ये तो निपटा ले चलो, उससे पहले भैया ये तो निपटा ले जो भी आपको दिखाई दे रहा है, एनसेंबल टेक्निक्स। अच्छा जी, चलो यस नो हो जाए। किस किस ने, मुझे बताइए, एवेंजर्स एंड गेम देखा है? एवेंजर्स एंड, आप बोलोगे सर क्या कनेक्शन है सर एनसेबल टेक्निक से और एवेंजर्स एंड गेम से, क्या मतलब सर? अच्छा जी, अब अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम, वैसे मैंने भी देखा है, थिएटर में जाके देखा है, तो 3D में, ऑल दो यार एक्सपीरियंस खराब था, क्या बोलूं, चलो ठीक है वो जाने दो, अंधेरा अंधेरा सब दिख जाता है यार 3D में, क्या बताऊं मैं यार। इससे अच्छा मैं बोला वो 3D ग्लास निकाल के देखो, तो वो भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो इमेज ओवरलैपिंग वैसा दिखता है। तो मैं बोला भाई साहब, बट चलो ठीक है, लेट्स एंजॉय द मूवी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज आपने नोटिस की थी, बहुत सारे अलग अलग, अभी तक उससे पहले सुपर हीरो मूवीज बने थे, आयरन मैन का अलग से फ्रेंचाइज सीरीज बन रहा था, सुपरमैन का अलग से बन रहा था, या सुपरमैन तो डीसी में आ जाता है, चलो आयरन मैन हो गया, या फिर अपना कैप्टन अमेरिका हो गया, या बाकी सब ऐसे जो सुपर हीरोज है वो अलग अलग। यानी कि वो क्या कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से जो प्रॉब्लम उनको दिख रही थी उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन भाई थैनोस आ गया, थैनोस आ गया, इसने सबकी चुटकियां बजानी शुरू कर दी सबकी चुटकियां बजानी शुरू कर दी थैनोस ने। तो फिर अब हुआ क्या, आखिर में सीन में क्या हुआ,
कैप्टन अमेरिका क्या बोलता है भैया? एवेंजर्स असेंबल। एवेंजर्स असेंबल। अब आप बोलेंगे सर इतना अगर गंदा जोक होगा ना कि वहां का असेंबल और यहाँ का एनसेंबल, आप अगर इनको जोड़ रहे हो ना सर, आपसे गंदा मैंने लाइक पीजे मारने वाला नहीं देखा। नहीं जी, इतने तक पीजे नहीं रुकता, इसके आगे है। ये तो एक है ही। असेंबल में अगर एक चीज आप देखेंगे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, बहुत सारे अलग अलग जो आ रहे हैं, जितनी भी आपके सुपर हीरोज है। अब यहाँ सुपर हीरोज मतलब मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स, एल्गोरिथम्स की बात कर रहा हूँ। वो आते हैं, एक जगह कंबाइन होते हैं और फिर आपके गिवन डेटा पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि गिवन प्रॉब्लम, गिवन आपका जो थेनोस है उस पे ऑपरेट करते हैं, उसकी चुटकी बजाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं तो कई बार उन्हें हम लोग एनसेंबल टेक्निक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा कहने का उद्देश्य है, ठीक है। अब इसमें दो दो जो क्या बोलते हैं कैटेगराइजेशन आते हैं। एक होता है बैगिंग वाला फंडा, एक होता है बूस्टिंग वाला फंडा। अब आप बोलोगे सर ये बैगिंग बूस्टिंग क्या है? ये बैगिंग बूस्टिंग, ठीक है, बताता हूं। उसमें भैया बैगिंग के अंदर हम लोग जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट जो बच गया है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन वाला जो फंडा बच गया है, वो अपन देखने वाले हैं, डोंट वरी। हमने डिसीजन ट्री देखा था, उसके बाद मैंने बोला था कि भैया रैंडम फॉरेस्ट आने वाला है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। वो अभी आ ही गया है, क्योंकि हम लोग एनसेंबल में अंडर बैगिंग इसे जो है कंसिडर करने वाले हैं। बूस्टिंग में सबसे मेजर दो एल्गोरिथम्स आते हैं भैया, आपका एडा बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग आज नहीं लूंगा मैं भैया। एडा बूस्ट देख के ही आपके ऐसी तैसी हो जाएगी भैया, इतना बड़ा कंप्यूटेशन है। क्योंकि सच में बूस्टिंग जो है ना, एज कंपेरेटिव, अगर वैसे मैं बताने वाला हूं आपको बाद में, कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बैगिंग। बूस्टिंग में ज्यादा कंप्यूटेशन करना पड़ता है बिकॉज उसका नेचर जो है वो सीरियल टाइप होता है, बैगिंग का पैरेलल टाइप होता है। बताऊंगा, सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा विद विजुअलाइजेशन। तो फिलहाल तो ये फंडामेंटल है, ये सेट कर दिया। चलो बैगिंग के साथ शुरुआत करते हैं। बैगिंग क्या होता है? ये देखो जी, ये होता है बैगिंग। दिस इज योर बैगिंग। हम क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है। इसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स हमारे मौजूद होंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये डेटा सेट में से ये वाला एक पर्टिकुलर सैंपल निकालता हूं, उसको नाम देता हूं D1। ये एक पर्टिकुलर सैंपल निकालता हूं। सैंपल मतलब क्या, ये आपका पूरा डेटा सेट इज योर एंटायर पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन में से मैं रैंडमली कुछ रिकॉर्ड्स निकाल लेता हूं, तो उसको मैं बोल रहा हूं सैंपल। तो ये मेरा सैंपल है D2। फिर एक और सैंपल निकालता हूं मैं इस डेटा में से, उसे बोलता हूं D3। और ऐसे ही मैं सैंपल निकालते जाता हूं और लास्ट वाले को बोलता हूं लेट से DN, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने डेटा सेट में से सैंपल निकालते जाता हूं, निकालते जाता हूं, निकालते जाता हूं। अब इस सैंपल का मैं कर क्या रहा हूं, ऑब्वियसली मैं अपने एल्गोरिदम्स को दे रहा हूं। ये सैंपल क्या कर रहा हूं, अपने एल्गोरिदम्स को दे रहा हूं टू जनरेट अ मॉडल, टू जनरेट अ मॉडल। आप बात समझ पा रहे हैं? अभी दोनों पे बात करेंगे कि बैगिंग में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रिग्रेशन कैसे होता है। सेम फंडा आपके रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, समझो। तो ये वाला तो भैया आप बात मुझे बताने का प्रयत्न कर रहे हो कि ठीक है, यहां पे जो है इस तरीके से अपने मॉडल ट्रेन हो जाएंगे बाय यूजिंग दीज रिस्पेक्टिव डेटा सैंपल डेटा सेट्स D1 D2 D3 DN विच आर बीइंग रिट्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा सेट कैपिटल D। बात सही है? अब देखो जी, यहाँ पे मुद्दा देखो। हाँ, काइंड ऑफ सबसेट, सबसेट आप समझ सकते हैं संदीप जी। हाँ, अरे भाई चैट मत देख, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, कोई ना कोई ना कोई ना, चलो ठीक है, यहां से अभी अपन देखते हैं ये वाला मुद्दा। थोड़ा सा माउस हिल गया था भैया इसलिए, ठीक है। हाँ, तो ये वाला मैटर हो गया। ये आपके सारे मॉडल ट्रेन हो गए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिस्पेक्टिव डेटास। अभी टिम्बर 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 क्या बताता है कि ऐसे एन नंबर ऑफ आप मॉडल्स जो है डिफाइन कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम लोग एक तरीके से एस्टिमेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। तो अब सर जी मुझे ये बताइए कि ये सब तामझाम तो हो गया, इसमें कुछ कंडीशंस तो होंगी। कंडीशन ये है कि जो भी आप स्मॉल डी यानी कि सैंपल जनरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट शुड बी लेस देन द पॉपुलेशन, दैट इज कैपिटल डी। हमेशा आपका सैंपल जो है इट मस्ट बी लेस देन द पॉपुलेशन। इट कैन नॉट ऑल्सो बी इक्वल टू द डायमेंशन, यानी कि आपका जो बड़ा डी है, जो आपका एंटायर डेटा सेट है, अगर वही आपको देना था तो वाई यू आर जस्ट डिवाइडिंग इन दिस। वो हम लोग करते ही नहीं है, हम लोग को लेस देन वाला ही चाहिए होता है, हमें उससे कम ही चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाला भी फंडा समझ में आ गया। लेट्स से मैं एक टेस्ट सैंपल देता हूं। लेट्स से मैं एक टेस्ट सैंपल देता हूं, M1 को भी देता हूं, आयुष जी मैं M2 को भी देता हूं, फिर उसके बाद M3 को भी देता हूं, एंड मैं M4 को भी देता हूं, या फिर MN तक जितना भी होगा सबको देता हूं। तो दिस सेम टेस्ट सैंपल, टेस्ट जिसको हमें टेस्ट करना है कि इसका प्रिडिक्शन क्या है, इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन केस ऑफ रिग्रेशन क्या नेचर है। तो ऑब्वियस ही बात है, सब अपना अपना आउटपुट देते हैं। लेट्स से मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूं, कैसे होता है। सब अपना आउटपुट जो है वो देते हैं, जैसे कि देर आर ओनली इन माई डेटा 0 and 1, ये दो ही क्लासेस है। तो M1 बोलता है 0 को बिलोंग करता है, M2 बोलता है 1 को बिलोंग करता है, M3 बोलता है 1 को बिलोंग करता है, और ये लेट्स से MN बोलता है 1 को बिलोंग करता है। इस तरीके से उन्होंने अपना अपना प्रिडिक्शन लिया। अब मैं क्या करता हूं, व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैं इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में मेजोरिटी देखता हूं। क्योंकि फाइनल, अब देखो बहुत सारे लोग हैं भैया बोलने वाले, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसकी सुनी जाए।
तो भैया मेजोरिटी वालों की सुनो, मेजोरिटी वालों की। हम अपनी गवर्नमेंट भी वैसे ही एस्टैब्लिश करते हैं ना कि जो बहुमत से चुन के आ जाएंगे उनकी भैया गवर्नमेंट बन जाएगी। तो वही होता है यहाँ पे, गवर्नमेंट किसकी बनी? वन की बनी, क्योंकि वो आप देख सकते हैं क्लियरली मेजोरिटी में है। तो वो आपका बन गया फाइनल क्लासिफिकेशन एज वन फॉर दैट गिवन टेस्ट सैंपल। लेकिन सर जी जब अगर डेटा लेट से इस तरीके से इस प्रकार से कैटेगोरिकल ना हो, रिग्रेशन वाला फंडा हो, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन चलता है। अब जो मैंने आपको बताया रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन था, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें सिर्फ आपका जो ये मॉडल है ना, ये होगा आपका DT1। कहां जा रहा है भाई तू? DT1। ये होगा भाई साहब DT2। ये होगा DT3। ये होगा DT4, यानी कि डिसीजन ट्री। दीज मॉडल्स आर नॉट नथिंग बट योर डिसीजन ट्रीज। ये आपके डिसीजन ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में भैया अगर मैं रिग्रेशन लगाने का प्रयत्न करूं तो कैसे लगेगा? क्लासिफिकेशन वाला तो फंडा सिंपल है, समझ में आ गया मेजोरिटी का। रिग्रेशन में एवरेज कंप्यूट करते हैं। रिग्रेशन में अपन क्या करते हैं? एवरेज। मैं बताता हूं किस प्रकार से, कैसे एवरेज कंप्यूट किया जाता है। देखो, लेट्स से यहाँ पे मेरा जो है कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगे ऑब्वियसली वाई के अंदर। मैंने एक टेस्ट टपल दिया, मैंने बोला देखो जी मेरी ये रिस्पेक्टिव एज है, मेरी ये एक मैंने टेस्ट टपल में क्या दिया, क्वेश्चन दिया ना कि मेरी ये एज है, मुझे इन रिटर्न मेरी इनकम कितनी होगी वो बताओ। सो इट्स लाइक दैट स्टेटमेंट कि इनकम डिपेंड्स ऑन योर एज। तो इन्होंने बोला यार देखो आपकी इनकम होगी 1K। ये बोलता है आई थिंक आपकी इनकम होगी 2K फॉर द गिवन एज। ओके, मुझे लगता है आपकी 3K इनकम होनी चाहिए। हर एक मॉडल अपना अपना प्रिडिक्शन दे रहा है। ये बोलता है भैया 5K प्रिडिक्ट आपकी जो है इनकम होनी चाहिए। अब इसका क्या किया जाए? व्हाट यू डू? कुछ नहीं करना, ये जितने भी इनकम फिगर्स इन्होंने बोले हैं इनको करो पहले तो ऐड। ये सबको ऐड करते चलो, ये टिम्ब 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 सबको ऐड करो एंड डिवाइड बाय n करो। जितने भी नंबर ऑफ आपके एस्टिमेटर्स या मॉडल्स आपने जनरेट किए, डिसीजन ट्रीज जनरेट किए, डिवाइड बाय n कर दो। तो इसका जो आंसर निकलेगा इट विल बी नथिंग बट एवरेज। और ये जो एवरेज होगा ये आपका फाइनल रिग्रेशन का प्रिडिक्शन कहलाएगा फॉर द बैगिंग टेक्निक। यहां पे मैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर की बात कर रहा था। इसे चलो ठीक है, फॉरेस्ट तो आपने समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो भैया यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है है ना, कलेक्शन ऑफ ट्रीज है, तो ये फॉरेस्ट हो गया। लेकिन सर रैंडम क्यों बोला जाता है? रैंडम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो मैं सैंपल्स ले रहा था, ये जो मैं सैंपल्स ले रहा था, रिट्राइव कर रहा था, ये रैंडमली ले रहा था। चलो भैया शुरुआत के पहले 5 उठा लिए, फिर उससे एक डिसीजन ट्री बना दिया, फिर बाद के 50 उठा लिए, उससे एक डिसीजन ट्री बना दिया, उसके बाद के 30 उठा लिए, उसका एक डिसीजन ट्री बना दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो ये रैंडमली नेचर था, तो इसी को कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। एंड बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, मेजोरिटी एवरेज वाला फंडा खेला जाता है। ये हो गया आपका क्या भैया? बैगिंग वाला फंडा। इसमें क्या होता है, ये सारे फंडे जो है ये पैरेलली इंप्लीमेंट होते हैं। पैरेलली इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों, ये मतलब ये सबके सब मॉडल आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रही है? मतलब ये मॉडल इंडिपेंडेंट है अपना प्रिडिक्शन देने के लिए, ये भी इंडिपेंडेंट है अपना प्रिडिक्शन देने के लिए। पैरेलल का मतलब ये। लेकिन बूस्टिंग का नजारा कुछ अलग ही है। देखो बूस्टिंग का बताने से पहले ये जो मैंने किया है ना इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। हाँ, अब आते हैं बूस्टिंग वाले फंडे पे। बूस्टिंग का नजारा ही डिफरेंट है। वो बोलता है कि मेरा ये एंटायर डेटा सेट है, मेरा ये पूरा एंटायर डेटा सेट है। लेट्स कंसिडर इसमें n नंबर ऑफ सैंपल्स है। कितने हैं जी? n नंबर ऑफ सैंपल्स, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो एक आंकड़ा पकड़ लेते हो, n नंबर ऑफ सैंपल। अब बेसिकली ये डेटा मैं किसे दे रहा हूं? सबसे पहले स्टेप में M1 को दे रहा हूं, उसके बाद फिर ये M2 के पास जा रहा है, फिर M3 के पास, फिर M4 M5 Mn के तक जा रहा है, Mn तक जा रहा है। लेट देयर बी n नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां हुआ क्या? सीरीज। क्या हुआ? सीरीज। सीरीज टाइप ऑफ कनेक्शन इन बिटवीन द मॉडल। यहां क्या था? पैरेलल टाइप ऑफ कनेक्शन। और ये सीरीज की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से कैलकुलेशन कंप्यूटर होता, लाइक कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? मैं बताता हूं। देखो इसमें नेचर हम क्या फॉलो करते हैं पता है क्या? द सिंपल नेचर दैट वी फॉलो इज प्रीटी इजी। देखो M1 है मेरा ये, ठीक है, इसको पूरा डेटा दे देंगे। अब ये डेटा देने के बाद क्या करता है? ऑब्वियसली कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा। सही बात है ना? ये दो पॉसिबिलिटीज है भैया। एक तो वो कुछ सही प्रिडिक्ट करेगा या गलत प्रिडिक्ट करेगा, यही हो सकता है ना? तो सही वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत प्रिडिक्शंस की है उन्हीं को हम आगे भेजते हैं। मतलब जिनकी पॉसिबिलिटीज जो है, जिनका रेंजेस ऑफ एरर ज्यादा है सैंपल्स का, जो कि M1 ने परफॉर्म किया है, जहां पे वो वीक है। हाँ, ये परफेक्ट शब्द है, ये परफेक्ट शब्द है। जहां पे आपका रिस्पेक्टिव मॉडल M1 जिन सैंपल्स पे प्रिडिक्शन करने में वीक साबित हुआ है उनको आगे भेज देते हैं। तो वी सेंड दो सैंपल टू M2, ठीक है। अब ये जो सैंपल्स भेजे इसमें से M2 जो है कुछ सही प्रिडिक्ट करेगा, कुछ इसका भी नेचर वही होगा ना, कुछ सही करेगा कुछ गलत करेगा। अब जिसमें उसने गलत किया है या जिसमें उसने वीकली परफॉर्म किया है, वही सैंपल्स आपके M3 के लिए जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? M3 के लिए जाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है ये सैंपल M3 को मिलने के बाद वो भी कुछ सही करेगा कुछ गलत करेगा जी। नेचर तो सभी का सेम ही होता है मॉडल का, है कि नहीं? इंसान है, जैसे कि इंसान आप पकड़ लो,
तो वो एक तो सही करेगा या गलत करेगा कुछ इस तरीके से ही। तो सही वाला का तो मैटर अपन, चलो ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत वाले जो हैं, जहां उसने वीक परफॉर्म किया है, वो अगले वाले को अपन दे देते हैं। इस तरीके से करते 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 हम लोगों ने जितने एस्टिमेटर बोले हैं तब तक ये कार्यक्रम चलता है, और फाइनली जो इसका आउटपुट होता है, जो इसका वाई होता है, वो हमारे पूरे बूस्टिंग का आंसर, प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन मान लिया जाता है। बात समझ में आई? इसका जो फाइनल वाई रहता है, जो आपके लास्ट एस्टिमेटर का जो प्रिडिक्शन रहता है, वो फाइनल मान लिया जाता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक जो है अपना क्या बोलते हैं सीक्वेंस, हाँ यहाँ पे सीक्वेंस बता रहा था, लेकिन उससे पहले एक जो चीज टर्म मैं अभी बता रहा था वो ये है कि ये जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं वीक मॉडल्स या वीक एस्टिमेटर्स। ये आपके वीक हो गए सिंगली। अगर एक एक अगर इसे कंसिडर किया जाए तो इसका परफॉर्मेंस गिवन डेटा पे अच्छा भी है बुरा भी है। और हमारी यहां कोशिश ये होता है कि ये जो बुरापन है ना, ये जो वीकनेस है ना, ये जैसे 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 हमारा मॉडल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो बुरापन, ये जो मिस्टेक्स, मिस क्लासिफिकेशन है, ये जो एरर्स है, ये कम 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 यही होता जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ये वीक होंगे, ये क्या होंगे, वीक होंगे। लेकिन अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं, तो अगर इन वीक लर्नर्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो वो मेरा स्ट्रांग लर्नर बन जाता है। बात को समझो, ये कंबाइंड वे में, लाइक एक लकड़ी तो तोड़ सकते हो, बड़ी वीक होती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठे को तोड़ने जाओगे तो भैया नानी याद आ जाएगी, स्ट्रांग होता है। वही फंडा यहां पे अप्लाई हो रहा है। सीक्वेंस में अपन जाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक इस तरीके से। अब इस सीक्वेंस का ऑब्वियसली एक इक्वेशन भी जनरेट होता है, जो कि हम ऑब्वियसली आगे देखने वाले हैं। वो क्या है देखो, what that equation is: alpha 1 into m1 plus alpha 2 into m2 plus alpha 3 into m3 and alpha n into mn। अच्छा जी, अब आप बोलोगे सर जी मुझे बताइए अल्फा 1 क्या होता है, m1 क्या होता है, m2 क्या होता है। देखो सिंपल, अल्फा क्या है भैया, आपके वेट्स हैं, या फिर इसे इंपॉर्टेंस कह लीजिए या इन्फ्लुएंस कह लीजिए। मतलब आपका हर एक रिस्पेक्टिव मॉडल के साथ एक अल्फा जनरेटेड, लाइक अल्फा एसोसिएटेड होगा। m1 के साथ अल्फा 1 एसोसिएटेड है, m2 के साथ अल्फा 2, m3 के साथ अल्फा 3, mn के साथ अल्फा 4। तो ये कहीं ना कहीं जो है वेट्स है, ये आपके कोएफिशिएंट्स कह लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंस फिगर है रिगार्डिंग और एसोसिएटेड विद अ रिस्पेक्टिव मॉडल, विद द रिस्पेक्टिव मॉडल इन योर सीक्वेंस ऑफ बूस्टिंग अल्गोरिदम। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके आगे भी अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें भी देखने वाले हैं ये कैसे जनरेट किया जाता है। M1 क्या होता है जी, M1 कुछ नहीं है, प्रिडिक्शन है। M1 ने क्या प्रिडिक्ट किया, M2 ने क्या प्रिडिक्ट किया, M3 ने क्या किया, बस यही है, प्रिडिक्शन ही है, खेल ही है ये। अब तैयार हो जाइए, कुछ बढ़ाने वाला है, एडा बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग मैंने क्यों नहीं लिया, इसका उत्तर आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा, क्योंकि एडा बूस्टिंग में ही अपनी आधी जान निकल जाएगी। ओके, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि नाउ यू शुड हैव अ गुड अटेंशन, कि भैया अब यहां पे चीजें जो है किस तरीके से चलने वाली है। यस, यस, यस। क्या बात कर रहे जी आप? बताते हैं अक्षय जी, बताते हैं। ये तो हम लोग अलग अलग लेके करने भी वाले हैं डेफिनेटली। आपका तो प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब भैया हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट पहले कवर करने दो इसको, इंट्यूशन को, न्यूमेरिकल को, उसके बाद उस पर जाएंगे। डेटा सेट, इनिशियली ये मेरा डेटा सेट है। अभी मैं बूस्टिंग को समझा रहा हूँ, बैगिंग हो चुका है, ठीक है। सो डोंट गेट स्टक इनटू बैगिंग। बूस्टिंग, एडा बूस्ट जो फंडा है उसे अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने की बैक एंड इंट्यूशन देख रहे हैं, कैसे मैथ्स उसमें ऑपरेट करता है। आराम से समझाऊंगा, फोकस दीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। यहां पे मेरे डेटा सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 पहले 5 सैंपल्स है, ठीक है। पहले 5 सैंपल है। इनिशियली मैं क्या करता हूं, एस डब्ल्यू मतलब सैंपल वेट, एस डब्ल्यू मतलब के सैंपल वेट उनको असाइन करता हूं। सैंपल वेट मतलब एक ऐसा वेट जो कि आपके सैंपल के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो सैंपल वेट का सिग्निफिकेंस है वो कुछ ही देर में आने वाला है, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है उसका फंडा। लेकिन इनिशियली सबका वेट जो है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, टोटल जितने भी हैं, लेट्स से मेरे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो मैं क्या करता हूं, 1/n इज द सैंपल वेट फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन और रो और सैंपल ऑफ योर रिस्पेक्टिव डेटा सेट। 1/n, तो मेरे पास टोटल 5 सैंपल है, तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ये वाला मैटर क्लियर है। अब आते हैं पहले स्टेप पे, ये वाला तो हो गया। दूसरा स्टेप, सॉरी, दूसरा स्टेप, क्लासीफाई एंड गेट द बेस्ट। अब लेट्स कंसिडर मेरे पास यहां पे n नंबर ऑफ और m नंबर ऑफ फीचर्स है। m नंबर, ये तो भैया n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी या सैंपल्स थे जो मेरे डेटा सेट में थे, ठीक है। अब इनिशियली मेरे पास m नंबर ऑफ फीचर्स है, लेट्स से इक्वल टू m इक्वल टू 3।
अब ये मेरे पास तीन फीचर्स मेरे डेटा सेट के अंदर मौजूद है, तीन कॉलम्स मेरे डेटा सेट के अंदर मौजूद है, जैसे कि ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, तो ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, ये कॉलम नंबर 3 हो गया। ऐसे भैया फीचर्स मेरे डेटा सेट में मौजूद है, ठीक है। अब आपको बनाना है डिसीजन ट्री। यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं डिसीजन ट्री का, ठीक है। अलग अलग अपन यूज कर सकते हैं, जैसे अभी अक्षय जी ने बोला भी था, मैंने भी उनको बताया कि अभी देखने वाले हैं अपन डिसीजन ट्री का फंडा, अपन देखते हैं, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, हमें डिसीजन ट्री जनरेट करना है, स्प्लिट्स परफॉर्म करने हैं, हमें क्या चाहिए होता है? क्या हमें ये चाहिए होता है? चैट सेक्शन में बताइए, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? चैट सेक्शन में बताइए कि डिसीजन ट्री के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन कैसा चाहिए होता है, लोएस्ट या हाईएस्ट? एग्जैक्टली exactly. संदीप जी ने भी सही कहा, हमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन चाहिए होता है। तो लोएस्ट क्या चाहिए होता है? लोएस्ट क्या चाहिए होता है बताया यार, ये चीज तो इतनी डिटेल में बताई ना न्यूमेरिकल एग्जाम, एग्जैक्टली एंट्रोपी, यस। सही बात पकड़े, एंट्रोपी। तो यहां पे इंफॉर्मेशन गेन नहीं आता मोस्ट ऑफ द जगह पे भैया, ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है, बट यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। यहां पे अपने को एंट्रोपी लोएस्ट चाहिए होती है और हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन चाहिए होता है। और इस नेचर को फॉलो करने में जो भी आपका डिसीजन ट्री सहमत है, या जिस भी हिसाब से फीचर आपके स्प्लिट हो रहे हैं, ऐसे भैया आपको जनरेट करके रखना है आपका पहला डिसीजन ट्री। आपका पहला डिसीजन ट्री यानी कि आपका पहला M1। बात समझो कि नहीं? मैंने पूरा डेटा सेट दे दिया, अभी M1 मेरा जनरेट हो रहा है बेस्ड अपॉन जो भी स्प्लिट आप परफॉर्म करोगे, बेस्ड अपॉन द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। यहां तक मैटर क्लियर है? यहां तक मैटर। मैं शेयर करता हूं वापस स्क्रीन। अरे बीच में ही भाई हिल गया यार, मैं बोला ये क्या चीज कर रहे हो यार तुम। चलो ठीक है, ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं अभी, हाँ। ओके, तो मैटर यही था कि मैं अभी अपना पहला M1 बनाने वाला हूं, यानी कि पहला डिसीजन ट्री बनाने वाला हूं, और उसको ये सारे सैंपल्स दे देता हूं, बोलता हूं 5 सैंपल्स को तू सही से प्रिडिक्ट कर। तो वो मुझे क्या बोलता है, व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल मी, कि भैया देखो आपने इस सैंपल को सही प्रिडिक्ट किया, इसे सही प्रिडिक्ट किया, इसे भी सही प्रिडिक्ट किया, इसे भी सही प्रिडिक्ट किया। आप बोलोगे सर ये बीच वाला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहां गलती कर बैठा है वो, यहां गलती कर बैठा, यानी कि 5 में से 4 सही प्रिडिक्ट किए, एंड 1/5 वाला जो मैटर था वहां एरर था, यानी गलती थी, यानी कि 5 में से 1 में वो गलती कर बैठा है। अब यही हमारी मदद करेगा इन अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पेक्टिव और जनरेटिंग योर अल्फा वैल्यू रिलेटेड टू योर मॉडल्स। किस तरीके से अल्फा वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ये देखो जी, ये वो फंडा है। 1/2 log of 1 - TE, टोटल एरर की बात कर रहा हूं। टीई जो आपके मिस क्लासिफाइड या फिर जिसे एरर मैंने अभी बोला ना, वही हो गया। टी मतलब मिस क्लासिफाइड सैंपल्स या टोटल एरर जो है आपका, वो फंडा है। अब ये जो एप्स लाइक अल्फा है, ये आपका परफॉर्मेंस ही तो बता रहा है ना कि किस हद तक आप गलत गए हो। तो देखो कैसे हम कंप्यूट करते हैं। हाफ लॉग 1 - T/T। तो अभी टी क्या है, मैंने अभी आपको बताया 1/5। 5 में से 1 गलत है, तो 1/5 आपका टीई है। वो टी मैंने यहां पर रख दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फॉर्मूला मैंने ये कैलकुलेशन कैरी किया। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.69। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0.69, यानी अभी काम खत्म नहीं हुआ है। M1 से रिलेटेड उसकी अल्फा 1 वैल्यू मुझे मिल चुकी है, आई गॉट द अल्फा 1 वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर जी, आपने बोला था कि जो गलत प्रिडिक्शन है उसे आगे भेजा जाए, सही प्रिडिक्शन को यहां रखा जाए। ये हुआ एक स्टेटमेंट। इसे और अगर इनडेप्थ समझना है, जैसे मैंने क्या बोला, वीकर वीकर, तो जहां पे वो वीक पड़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां तो वीक पड़ रहा है, तो क्या मैं एक ही सैंपल आगे भेज दूं? नहीं, हम एक ही सैंपल नहीं भेजते, हम एक कंपोजिशन भेजते हैं, हम एक मिक्सचर भेजते हैं कि ये वाला सैंपल तो 100% होगा, लेकिन ये मेजोरिटी में होगा, लेकिन ये मेजोरिटी में होगा। अब बोलोगे सर मेजोरिटी में, डोंट वरी, आगे आने वाला है, बताता हूं। ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, चौथा स्टेप कंडक्ट करने जा रहा हूं, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि कितने सैंपल्स को अगले मॉडल ट्रेनिंग के लिए भेजना है। ये किसी लिए कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूं चौथा स्टेप, कि मुझे नहीं पता कि कौन से सैंपल्स मेरे अगले रिस्पेक्टिव मॉडल को ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, मुझे नहीं पता वो किस पे परफॉर्म अच्छा करेगा, वो तो अगली बात है, लेकिन भेजना किनको है। तो उसके लिए मुझे न्यू सैंपल वेट चाहिए होगी। इनिशियली तो भैया देखो, हमने सबको सेम सैंपल वेट दिए, लेकिन सैंपल वेट क्या इंडिकेट करता है पता है? अगर आपका सैंपल वेट ज्यादा है, इसका मतलब उसके ज्यादा चांसेस हैं टू गो इनटू योर रिस्पेक्टिव न्यू मॉडल एज अ न्यू डेटा सेट। अगर आप देखेंगे इनिशियली सबका जो है सैंपल वेट सेम था, लेकिन यहां सैंपल वेट हाइयर दिखाई दे रहा है इसका, क्योंकि ये रॉन्गली प्रिडिक्ट किया था थर्ड सैंपल। ये और बाकी जो है उनका सैंपल वेट आपको यूनिटी में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो अब ये कैसे कंप्यूट किया वो भी मैं बताता हूं, न्यू सैंपल वेट किस तरीके से कंप्यूट किया गया है, देखो जी।
ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं। न्यू सैंपल वेट इक्वल टू ओल्ड वेट इन टू ई रेस टू प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू इसीलिए निकाली थी ताकि हम यहां यूज कर सके, ई रेस टू प्लस माइनस अल्फा। माइनस हम अल्फा लगाते हैं जब किन के लिए, किन सैंपल्स के लिए, किन सैंपल्स के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, जो करेक्टली क्लासिफाई किए हैं। प्लस किसके लिए लगाते हैं, जिनको रॉन्ग क्लासिफाई किया, यानी कि इसके लिए प्लस लगेगा और बाकी इनके लिए माइनस लगेगा, बात खत्म। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे देखो निकलता है। अगर मैं न्यू सैंपल वेट चाहता हूं फॉर ऑल द करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल, तो वो क्या आएगा, 1/5, है ना। 1/5 इनिशियली तो भैया सबका तो 1/5 ही था, तो उनका जो ओरिजिनल वेट है 1/5 इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा क्या है 0.69। रॉन्ग के लिए क्या होगा, प्लस होगा 0.69। बाकी देखो ये फंडा आपका यहाँ पे 0.1004 और 0.3988 आ गया है। अब इसको मैं सिर्फ 2 डेसिमल तक कंसिडर करता हूं तो ये मेरी वैल्यूज आ गई। आप देख सकते हैं इसका वेट ज्यादा हो चुका है, पहले वेट यूनिफॉर्म था, अब इसका वेट ज्यादा हो चुका है, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे इसका पूरा एडिशन करेंगे, अगर मैं इसका पूरा ऐड करता हूं तो फाइनली मुझे 1 मिलता है। लेकिन क्या अगर मैं इसको पूरा ऐड करूंगा तो इसका 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिलता, हमें इसका 1 नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ता है, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या, ये जो आपका 0.79 है इसे हर एक के साथ डिवाइड करो, ये देखो डिवाइड बाय हर एक सैंपल के न्यू सैंपल वेट के साथ इसे 0.79 को डिवाइड करो, इसके साथ भी 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 डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो यहां पे लिखा है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो यहां पे लिखा है, देख सकते हो, ये देखो ये है, ये देखो ये है। तो फाइनली मुझे ये क्या मिल गया, नॉर्मलाइज्ड न्यू सैंपल वेट, एंड दिस इज अराउंड इक्वल टू 1, अराउंड इक्वल टू 1, क्योंकि इसके आगे की मैंने डेसिमल वैल्यूज जो है वो नहीं कंसिडर किया। अगर वो भी कंसिडर करता तो वो 0.99 या फिर उसके आसपास जो है आ ही जाता। होपफुली यू आर गेटिंग दिस रिस्पेक्टिव पॉइंट। ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं व्हाई डू वी डिवाइड वाज रिक्वायर्ड, वही तो मैंने कहा, यहां पे देखिए वैल्यू 1 के आसपास नहीं आ रही, यहां 1 आ रही है, वी वांट अ टोटल ऑफ 1। नहीं तो भैया बोलेंगे क्या बोला, क्या बोलते हैं यार, समरी कहाँ है उसका, प्रॉब्लम समरी प्रॉब्लम कहते हैं। फिर क्या हो जाता है दिक्कत कि यहां तो टोटल 1 दिख रहा है और वेट आपका टोटल सभी का 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 0.79 दिख रहा है। तो फिर अपन उसको डिवाइड करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा जो है आंकड़ा मिल सके। वंस वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, अब हम बस एक लास्ट स्टेप परफॉर्म करने वाला, बस लास्ट स्टेप, दिस लास्ट स्टेप, उसके बाद कुछ नहीं, प्रॉमिस। ठीक है, एक लास्ट स्टेप जिसे बोलते हैं बिन्स या बकेट जनरेट करना। हम क्या करते हैं, ये हमारा ऊपर वाली जो वैल्यूज है न्यू नॉर्मलाइज्ड, मतलब नॉर्मलाइज न्यू सैंपल वेट जो है ये हमारे कुछ इस प्रकार से आए थे, है ना, सही है, वही आंकड़े मैंने यहां पे भी लिखे हैं। अब मैं इनके बिन्स जनरेट करता हूं। बिन्स मतलब क्या, एक सिंपल सी जो आपका बिन है, अगर आप एक सिंपल भाषा में पकड़ोगे तो इसका एक लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, और इसमें भैया आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो यानी कि एक लिमिटेड या रेंज्ड डेटा जो है आपका यहां मौजूद होगा। कैसे, मैं बताता हूं। हम सबसे पहले जो है ना, बिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इतने भैया ऐसे बिन्स जो है हम जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब बिन नंबर 1 जनरेट करना है, कैसे होगा, शुरुआत तो भैया सबसे पहले बिन की जो है वो 0 से ही होती है। सबसे पहले बिन की, जो कि लेट से आपका यहां सैंपल 1 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सैंपल 1 के साथ, क्योंकि हम उसी के न्यू नॉर्मलाइज्ड सैंपल वेट को कंसिडर करने वाले हैं टू जनरेट द बिन रेंज। ठीक है, तो इनिशियली हमने क्या किया, लोअर बाउंड ऑफ द बिन सबसे पहले सैंपल का 0 ही होता है। ठीक है, अपर बाउंड क्या होगा, what is going to be the upper bound? Upper bound is going to be the value of your new normalized sample weight। यही वैल्यू को सीधा उठाएंगे और यहां पे अपर बाउंड के जगह रख देंगे। डन विद दिस, ये वाला प्रोसेस हो गया। अब इसके आगे क्या सर जी, अब सेकंड वाले के लिए कैसे होगा। सेकंड वाले के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं जी, इट्स नॉट अ बिग थिंग। क्या करेंगे, यहां पे जो आपका अपर बाउंड था वो अभी यहां पे आपका एज अ लोअर बाउंड आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट सैंपल बिन दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, और बिन नंबर 2 एज सच यू कैन से, जो हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये आ गया 1, 2, 6, यहां पे फंडा आ गया। अब सर जी इसका लोअर बाउंड तो आ गया। देखो हर बार ना लोअर बाउंड कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, अपर बाउंड क्या आएगा, तो अपर बाउंड इज नथिंग बट यहां पे सैंपल 2 का जो वेट है प्लस आपका जो ये लोअर बाउंड अभी बिन 2 का है, इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड फिर फाइनली आपका अपर बाउंड अपडेट होगा। वही सेम प्रक्रिया करनी है, फिर इसका जो अपर बाउंड है वो अगले वाले बिन का लोअर बाउंड होगा, और फिर ये लोअर बाउंड और उस सैंपल का रिस्पेक्टिव वेट को ऐड कर दिया जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट द अपर बाउंड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सैंपल बिन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यही आपका जो है रिस्पेक्टिवली अपर बाउंड लोअर बाउंड बन जाएगा। फिर ये सैंपल और ये प्लस आपका लोअर बाउंड आपका अपर बाउंड ऑफ दैट बिन डिफाइन करेगा। अब वही जो रिस्पेक्टिव आपका अपर बाउंड है वो आपका नेक्स्ट रिस्पेक्टिव बिन का लोअर बाउंड बन जाएगा। फिर वो लोअर बाउंड और उसका सैंपल वेट जो है वो ऐड करके हम रिस्पेक्टिवली फाइनल बिन का अपर बाउंड जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, और इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली वही है जो यहां पे टोटल की थी।
एग्जैक्टली वही है जो यहां पे टोटल की थी। अब आपके दिमाग में सवाल पड़ रहा होगा, सर जी काहे, काहे, क्यों, वाई द हेल वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बिन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बोला था ना, कुछ ही देर में आने वाला है मेजॉरिटी वाला फंडा। जो भी आपके सैंपल्स मेजॉरिटी में गिने जाएंगे, उन्हीं को हम आगे भेजेंगे एज अगला डेटा सेट फॉर द नेक्स्ट मॉडल ट्रेनिंग। आखिरी स्टेप, द लास्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो जी यहां पे गौर से, ये सब हटा देता हूं मैं क्या करता हूं, एक रैंडम सिलेक्शन करता हूं। रैंडम सिलेक्शन ऑफ वैल्यूज बिटवीन जीरोज एंड वन। जीरो और वन के बीच में एक रैंडम सिलेक्शन, कुछ भी मेरे जो मन में आ जाए। मैंने बोल दिया 0.011, 0.033, है ना, नहीं 0.33, 0.44, 0.60, 0.90। मैंने रैंडमली, मेरे दिल में आया, मेरे दिमाग में आया, मैं कर दिया, ठीक है। अब ये जब चीज हो गई है, यहां पे अगर आप गौर से देख रहे हो, ये मेरे नंबर्स आए। अब आपके बिन्स काम में आएगा और समझ में आएगा, ये जो 0.011 है, ये किस बिन के रेंज में लाई कर रहा है, ये किस बिन के रेंज में लाई कर रहा है। एनीवन, चलो 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 बताओ, इसमें अभी मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। पहला वाला जो रैंडमली सिलेक्टेड 0.011 है, ये किस बिन में लाई कर रहा है एग्जैक्टली। यहां तो लिख के भी रखा है यार, वन लिख के भी रखा है, तो इट इज बिलोंगिंग टू वन। 0.33 कहां बिलोंग कर रहा है, बिन नंबर 3। 0.33 देखो एग्जैक्टली जो है आपको इसके जो है क्या बोलते हैं भैया, इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। देखो इसके अंदर, थर्ड वाले के अंदर देखने को मिल जाएगा, नॉट द सेकंड वन, उसके अंदर नहीं। 0.45 ये भी आपको थर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। 0.60 थर्ड के अंदर। 0.90 जो है, 0.90 आपको ये पांचवे के अंदर देखने को मिल जाएगा। 0.90 आपको पांचवे के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे, तो मेरा ये रिस्पेक्टिव सैंपल थ्री 3 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है। कितनी बार सिलेक्ट हुआ है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है। अब ऐसा नहीं कह रहा कि ये 1 और 5 को वैल्यू नहीं है, इन सबको कंबाइन करके हम अपना न्यू डेटा बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, अपना न्यू डेटा बनाते हैं, और ये रहा आपका न्यू डेटा सेट आपके समक्ष। तो मैंने क्या किया, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 5, इसे भेज दिया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ माई नेक्स्ट मॉडल M2। फिर उसके बाद सारी प्रक्रिया सेम रिपीट होती है, सारी की सारी प्रक्रिया, कि भैया फिर से मैं इसको जो है सेम सैंपल वेट असाइन करता हूं, फिर वो डिसीजन ट्री ट्रेन करता हूं, फिर उसका अल्फा 2 निकालता हूं, फिर न्यू सैंपल वेट असाइन करता हूं, फिर उसे नॉर्मलाइज करता हूं, उसके बाद भैया बिन्स अलोकेट करता हूं, बिन्स अलोकेट करने के बाद रैंडम सिलेक्शन करता हूं, फिर से एक नया डेटा सेट बनाता हूं और इसको आगे भेज देता हूं। अब मेरा एक प्रश्न है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कैन एनी वन आंसर वाई द थर्ड सैंपल got selected for 3 times and others are in minority in terms of selection? क्यों ये 3 बार हुआ और बाकी सब एक एक बार ही मुझे दिख रहे हैं? और यहां पे सिर्फ मैंने सिर्फ 5 बार जो है रैंडमली इन 0 और 1 में से वैल्यू सिलेक्ट किए, 5 बार। आप 10 बार करो, 20 बार करो, जितना आपके ऊपर करना है वो कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि वाई दिस रिस्पेक्टिव थर्ड सैंपल इज रिपीटेड 3 टाइम्स। प्रॉपर लॉजिकल आंसर। एग्जैक्टली, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। कैन एनीवन टेल मी, अब मैं रिवर्स में जा रहा हूं, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि सर जी उसकी सबसे ज्यादा रेंज है। तो जो भी आप रैंडमली नंबर बोलोगे, तो उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो ज्यादा रेंज वाले में लाइक करे, जो कि नॉर्मल है। रेंज ज्यादा क्यों है? बिल्कुल, सुमित जी कह रहे हैं कि सर NNSW जो है उसका ज्यादा है। NNSW ज्यादा क्यों है? मीर जी कह रहे एरर इन फर्स्ट केस। बिल्कुल NSW ज्यादा था। NSW क्यों ज्यादा था? NSW क्यों ज्यादा था? SW ज्यादा था इसलिए। इन शॉर्ट, हम पहुंच गए उस मुद्दे तक जो मुझे आपको बताना था। अल्फा ज्यादा था, ऑब्वियसली अल्फा ज्यादा था। मैं उस मुद्दे तक आपको पहुंचाना चाहता था जो आपको पता होना चाहिए। जो सैंपल आपका, या जो भी सैंपल्स आपके, यहां तो एक मैंने जस्ट जानबूझ के लिया ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। जो सैंपल्स आपके मिस क्लासिफाई होते हैं ना, उनका वेट ज्यादा होता है। वेट ज्यादा होता है तो रेंज ज्यादा होता है। रेंज ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ज्यादा होता है, और पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग ज्यादा सिलेक्टेड होता है, तो वो आपके न्यू डेटा सेट में आ जाता है। ये पूरा रिलेशन समझना ही एडाबूस्ट एल्गोरिदम है।
ये चीज आपको जाननी है, पूरा फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ जाके मैंने आपको दिखा दिया है, समझा दिया है, ठीक है। दिस इज इट। अब भैया चलो, बस एक लास्ट मुद्दा जो है इसका थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद अपने को जो है हार्ड एंड सॉफ्ट वोटिंग भी है। अब सोचो अगर मैं इसके बाद अगर ग्रेडियंट लेता तो फिर तो भैया फिर ऐसी तैसी होनी थी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, यही स्टेप अपने को आगे फर्दर जो है करते जाना है, करते जाना है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल मैं प्रॉब्लम लेता हूं कि मैंने एक टेस्ट टपल यहां पे दे दिया है, ठीक है। अब उस टेस्ट टपल के लिए जो मेरा M1 है वो प्रिडिक्शन देता है कि इट बिलोंग्स टू क्लास 1, M2 जो है वो बोलता है कि इट बिलोंग्स टू क्लास 0, M3 जो है वो बोलता है कि इट बिलोंग्स टू क्लास 1, इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा जो फाइनल एज अ रिजल्टेंट मैं यहां पे कंसिडर करने वाला हूं कि मेरा आंसर क्या आएगा, यानी कि POS, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ से। परफॉर्मेंस ऑफ से के बेसिस पे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस ऑफ से में कैसे होता है, ये आपका अल्फा 1 वैल्यू है, जो अभी मैंने निकाली थी ना, अल्फा 1 0.69, कहां गया, कहां गया अल्फा 1, हाँ 0.69, यही अल्फा 1 है पहले मॉडल की आपकी जो अल्फा वैल्यू है। तो ये आपका परफॉर्मेंस वैल्यू है अल्फा 1, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है। अब आपको समझ में आ रहा है, M1 क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल 1, M2 क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल 2, M3 क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ मॉडल 3, बराबर है। अब ये हम सब क्या करते हैं, जहां जहां 1 का दिख रहा है ना, उनका जो रिस्पेक्टिव अल्फा वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं, उनका जो अल्फा वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं, दैट इज हम 0.69 और 0.30 ये ऐड कर देते हैं। अब ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली, ठीक है। तो यहां 0.51 0.30 ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो बेसिकली क्या आ जाता है, क्यों, बिकॉज ये आपके क्लास 1 के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड किया, तो वो आता है 0.99। और इसका तो भैया कोई साथी है ही नहीं, तो ये अकेला ऐसा कैसा आ जाएगा जो 0 वाला है। अब मेरे पास मेरे रिस्पेक्टिव बूस्टिंग एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस ऑफ से फॉर द रिस्पेक्टिव सैंपल और क्लास 1 इज 0.99 एंड द परफॉर्मेंस ऑफ से फॉर द क्लास 0 इज 0.51। तो इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ऑफ से किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, आपके क्लास 1 की तरफ, हेंस द फाइनल प्रिडिक्शन इज क्लास 1। दैट्स द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट का भी एक विजुअलाइजेशन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे। बड़ा सिंपल इंप्लीमेंटेशन, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इंप्लीमेंटेशन तो बहुत ही इजी। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन खत्म करते हैं इसको अपन आराम से। हार्ड वोटिंग, देखो हार्ड वोटिंग मतलब क्या होता है, हार्ड वोटिंग सॉफ्ट वोटिंग, ये दो लाइक फ्लेवर्स होते हैं जो कि हम वोटिंग क्लासीफायर में देखने वाले हैं। देखो जी, हार्ड वोटिंग में क्या होता है, फंडा किस तरीके से चलता है। यहां मैं अगर टेस्ट सैंपल देता हूं तो ये क्लासीफायर 1 है, क्लासीफायर 2 है, क्लासीफायर 3 है, क्लासीफायर, ये बैगिंग में चलता है, ठीक है, बैगिंग वाले में चलता है। किस प्रकार से बैगिंग में चलता है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्लासीफायर 1 है, क्लासीफायर 2 है, क्लासीफायर 3 है, क्लासीफायर 4 है, 5 है। तो अब इसमें क्या करता है, ये आपका प्रिडिक्शन 1 देता है, ये 1 देता है, ये 0 देता है, 1 देता है, 1 देता है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जो प्रिडिक्शन है 1 है, क्यों, क्योंकि ये मेजोरिटी, जैसे मैंने शुरुआत में रैंडम फॉरेस्ट के लिए बोला था, मेजोरिटी काउंट करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो यहां पे हम लोग जैसा मेजोरिटी आता है वो बोल देते हैं, सिंपल ऐसा फंडा होता है। सॉफ्ट क्लासिफायर में क्या फर्क होता है, देखो सॉफ्ट क्लासिफायर में ये फर्क होता है जो आपको जानना जरूरी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, गौर से देखना जी। इसको पहले अपन यहां से हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा रे बाबा, ठीक है। ओके, तो ये वो कहने का प्रयत्न कर रहा है। सॉफ्ट में क्या होता है, देखो आपके समक्ष मैं बताता हूं। मैंने टेस्ट टपल दिया, अब क्लासिफायर जो है जितनी भी क्लासेस है उनके रिगार्डिंग एक प्रोबेबिलिटी फिगर बाहर निकालता है, यानी कि क्लासिफायर 1 बोलता है कि ये जो टेस्ट सैंपल T है, मुझे लगता है कि ये क्लास 1 को बिलोंग करता है 90%, और 10% ऐसा लग रहा है कि भैया ये 0 को बिलोंग करता है। उसी तरीके से C2 भी बोलता है कि वो 80% को बिलोंग करता है, 80% बिलोंग करता है क्लास 1 को, 20% बिलोंग करता है क्लास 0 को। तो ये मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है, यही आपका क्लासिफायर 3 भी बोलता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो भैया जो ये लग रहा है आपको क्लास 1 के लिए फॉर द C1, ये जो लग रहा है आपको क्लास 1 के लिए फॉर द C2, ये जो लग रहा है आपको क्लास 1 के लिए फॉर द फ्रॉम द C3, उनका मैं क्या करता हूं भैया, यहां पे एवरेज निकालता हूं, क्या करता हूं, उनका एवरेज निकालता हूं, और वो एवरेज वैल्यू आती है 0.7। सिमिलर वे में जो 0 के लिए आपके रिस्पेक्टिव मॉडल्स के जो पॉसिबिलिटी फिगर्स हैं, 10%, 20%, 60%, उसका भी मैं एवरेज निकालता हूं, और उसकी वैल्यू आती है 0.3। इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 0.7। तो इसे सॉफ्ट वोटिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, थोड़ा सा हम दोनों क्लासेस को कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी फिगर दे रहे हैं। हार्ड वोटिंग में क्या होता है, नहीं, मैं बोल दिया 1 मतलब 1, मैं बोल दिया 0 मतलब 0, ये होता है हार्ड नेचर। सॉफ्ट नेचर क्या होता है, हाँ जी ठीक है, मुझे लगता है ना 90% तुम भी सही हो, 10% तुम भी सही हो, मैं खुश रहना चाहता हूं, मेरे को इसमें मत डालो। जैसे कि एक पति की हालत होती है कि नहीं, मम्मी जी को बोलता है हाँ जी आप भी सही हो ना यहाँ पे, पत्नी को बोलता है हाँ जी आप भी तो सही हो ना यहाँ पे। तो ये सॉफ्ट होता है। हार्ड वोटिंग में क्या आ जाता है, छोड़ो वो एग्जाम्पल नहीं देंगे। हार्ड वोटिंग समझ में आ गया होगा आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल
इफ यू जस्ट ऑब्जर्व है। ये वाला प्रोसेस तो मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी, अब तो मैं जानबूझ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आपको समझनी है। ये मैं बता चुका हूं बहुत बार, आइरिस डेटा सेट ही है, उसको लोड कर रहे हैं, दैट्स द सिंपल थिंग। यहां सिंपल वे में मैंने क्या किया, उसको एक्स और वाई में डिवाइड किया, वर्टिकल स्प्लिट, देन हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, ट्रेंड अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये मेरे चार कंपोनेंट जनरेट हुआ है। अब देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, एसके लर्न डॉट एनसेम्बल, उसमें से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, यानी कि ये बैगिंग वाला फंडा देखो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, अब इसमें क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में लगा रहा हूं एन एस्टिमेटर्स, बता रहा हूं 100। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे यार देखो 100 डिसीडेंट ट्रीज जो है वो चाहिए मेरे जंगल में। आप बोल रहे हो ना रैंडम फॉरेस्ट, तो जंगल में कितने पेड़ लगाओगे, तो वो बोल रहा है 100 पेड़ लगा देना और उनको ट्रेन करना। और ट्रेन करने के बाद ट्रेनिंग डेटा पे, जब मैं टेस्टिंग डेटा पे उसको स्कोर चेक करता हूं तो वो आता है 97। अब आप बोलोगे सर इसके पीछे का बैकएंड इंट्यूशन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बैगिंग में बता चुका हूं। यही सेम फंडा चलता है, यही सेम फंडा चलता है जो मैंने बैगिंग में आपको बताया था क्लासिफायर के रिगार्डिंग। अगला फंडा जो है, अब ऑब्वियसली इसमें मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने वाला हूं, बताने वाला हूं, एडाबूस्ट क्लासिफायर। एडाबूस्ट क्लासिफायर जो है, अब देखो एडाबूस्ट क्लासिफायर का जो पूरा फंडा है, जो पूरा कंप्यूटेशन है, जो पूरा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव वो प्रोसेस है, ये सब इंप्लीमेंट होती है बस इस एक लाइन में, एक लाइन में इंप्लीमेंट होती है और कुछ नहीं होता। देखो बताता हूं, एडाबूस्ट क्लासिफायर, मैंने डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी ले रखा है, क्यों क्यों, क्योंकि मुझे यहां बताना है, आई हैव टू टेल कि मेरे बेस एस्टिमेटर कौन रहने वाला है यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग टू बी माय बेस एस्टिमेटर। बेस एस्टिमेटर मतलब आपका एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि एक्चुअली उसके मॉडल्स M1 M2 M3 बनने वाले हैं। तो जैसे मैंने अपने एग्जांपल में डिसीजन ट्री लिया था, तो वही डिसीजन ट्री मैं यहां पे भी लेके चल रहा हूं, और यहां मैं बोलता हूं मैक्सिमम डेप्थ 3, यानी कि रूट पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 3, बस इतने तक ही, इतना ही मेरा डिसीजन ट्री होना चाहिए। इसके आगे जाने लग जाए प्रून कट कर दो भैया, वो अपने को नहीं चाहिए, बस इतने डिसीजन ट्रीज मेरे बनाते चलो, कितने, 100 डिसीजन ट्रीज, ठीक है, इतने मैंने बना दिए। अब वो बोलता है क्लासिफायर वन, ऑब्वियसली मैंने डिफाइन किया, ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ मेरा ये रिस्पेक्टिव मॉडल जो है, ऑब्जेक्ट जो है एडाबूस्ट क्लासिफायर का, वो डिफाइन हुआ है। उसको मैं ट्रेनिंग डेटा दे देता हूं, वो ट्रेन भी हो जाता है, तो लो जी ट्रेन हो गया, और फाइनली वो मुझे रिजल्ट दे रहा है जो कि सेम ही है जो कि सेम ही है। रिजल्ट भले ही सेम हो, लेकिन किसका इस्तेमाल कब करना है ये पता होना चाहिए। अब लेट्स से अगर आपके पास जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, उसमें स्पेस कंस्ट्रेंट्स है, उसमें कंप्यूटेशन कंस्ट्रेंट है, उसमें प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन है ना। तो अगर ऐसी चीजें हैं, तो फिर आई वुड रेकमेंड गो फॉर द बैगिंग या फिर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर फंडा, जो कि आपको आसानी से इंप्लीमेंट करके इजीली, ज्यादा बिना कंप्यूटेशनली हैवी आपको काम करके दे देगा। और इसीलिए मैंने देखो सेम स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ऑन द सेम डेटा, ऑन द सेम डेटा, ठीक है। तो अगर ऐसी वाली चीज है तो आप रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि इसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दुविधा नहीं है, स्पेस की, मेमोरी की, कंप्यूटेशन की, प्रोसेसिंग की, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन इजीली ऑप्ट बिटवीन एनी ऑफ दोस, एडा बूस्ट या फिर एनी ऑफ दोस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं बताऊं, यहां पे अगर आपका स्मॉल डेटा है तो भी काम बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि लार्ज, आप सोचो ना, लार्ज डेटा लार्ज कंप्यूटेशन, स्मॉल डेटा स्मॉल कंप्यूटेशन, ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग एक चीज मैंने आपके सामने रख दी। हाँ, तो ये ग्रेडियंट बूस्टिंग के ऊपर अपन कल आने वाले हैं। वैसे कुछ नहीं यार, देखो फंडा तो इतना ही है, इसमें ऑब्वियसली लर्निंग रेट वाला भी फंडा आता है, मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये सिर्फ कोड यहाँ पे एम्बेड किया हुआ है, इसके बारे में अपन कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो भैया वोटिंग क्लासिफायर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हमने हार्ड एंड सॉफ्ट ये दो चीजें देखी। हमने क्या देखी, वोटिंग क्लासिफायर हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, देखा, चीजें देखी, समझी। चलो अभी वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, वोटिंग क्लासिफायर वाला फंडा, जिसमें मुझे क्या करना है ना, एक से ज्यादा एस्टिमेटर रखने हैं। तो वो आप कहां रख सकते हो, वोटिंग क्लासिफायर के जरिए कैसे कर सकते हैं, देखिए। मुझे ये मॉडल बनाने M1 M2 M3 M4 M5। M1 कौन सा होना चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर होना चाहिए। M1 कौन सा होना चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफायर यूज करना है, उसमें 5 ट्रीज मुझे चाहिए। M2 कौन सा होना चाहिए भैया, चलो मैं बोल रहा हूं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर ले लो, जिसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रू है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रू क्यों लिया, बिकॉज यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी फिगर्स मिलने वाले जब हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे। अगर ये आप इंक्लूड नहीं करोगे तो वो एरर देगा, बिकॉज वो वैल्यूज नहीं मैच करती। इनिशियली प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉल्स होता है आपके एसवीसी में, लेकिन अभी हमें ट्रू चाहिए क्योंकि उसकी जरूरत है। के नेबर्स क्लासिफायर वाला फंडा जो है वो भी ले लेता हूं, क्योंकि वो भी क्लासिफाई कर रहा है, तो वहां पे भी भैया 3 नेबर लेके मैं चल रहा हूं। अब यूज करता हूं एडाबूस्ट क्लासिफायर, मतलब मैंने वोटिंग क्लासिफायर के अंदर एडाबूस्ट क्लासिफायर यूज किया है। बात समझो उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी मोटिव क्या है कि वो मुझे फाइनली एक क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन देगा, दैट्स द मोटिव ना। तो उसको भी मैंने बेस एस्टिमेट ये दे दिया, एंड नंबर ऑफ भैया कितने ट्रीज होने चाहिए वो भी दे दिया, ठीक है। एंड लास्ट में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि वो भी क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकता है ऑन माय आइरिस डेटा, तो वो भी मैंने ले लिया। अब देखो मजा,
ये तो रिस्पेक्टिव सिर्फ लिस्ट ऑफ एस्टिमेटर्स थे। अब मैं वोटिंग क्लासिफायर को डिफाइन कर रहा हूं, और एस्टिमेटर्स के लिए मैं ये पूरी एस्टिमेटर की जो लिस्ट है वो उसे प्रोवाइड कर देता हूं कि भैया इनके ऊपर मेरा जो वोटिंग क्लासिफायर है वो काम करना चाहिए। और वोटिंग का टाइप मेंशन करता हूं हार्ड। वोटिंग का टाइप मेंशन करता हूं हार्ड। अब हार्ड और सॉफ्ट का पूरा डिफरेंस आपको मैं बताने वाला हूं, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इंप्लीमेंटेशन वाइज सब चीजें बताऊंगा। देखो जी, अब मैं इस पूरा जो मेरा फाइनल मॉडल है वोटिंग क्लासिफायर को, उसको ट्रेन करता हूं, फिट करता हूं ऑन द ट्रेनिंग डेटा। जैसे ये ट्रेन हो जाता है, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो गौर से। ये जो मेरे फाइनल डॉट एस्टिमेटर्स हैं, एक एक करते हुए एस्टिमेटर मेरे आते जाएंगे। जैसा पहला एस्टिमेटर आएगा M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4, फिर M5, और हर एक M जो होगा उसका स्कोर मैं निकालूंगा। यानी कि पहला कौन सा है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, उसका ये स्कोर निकल के आया। तो बेसिकली ये फॉर लूप मैंने चलाया इसलिए ताकि हर एक एस्टिमेटर का मैं स्कोर फाइंड आउट कर सकूं। और ये फाइनल जो है ये ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एस्टिमेटर्स। तो फाइनल डॉट एस्टिमेटर जब मैं बोलता हूं तो वो एक्चुअली इटरेट करता है, इट इटरेट्स थ्रू ऑल माय रिस्पेक्टिव एस्टिमेटर्स। अब देखो जैसे कि पहला जो है रैंडम फॉरेस्ट है, दूसरा क्या है भैया एसवीसी है, तीसरा क्या है भैया केएनएन है, और ये फिर आपका एडाबूस्ट है, और ये लॉजिस्टिक है। आप अगर गौर से देखेंगे इसका ही सिर्फ परफॉर्मेंस खराब दिख रहा है, बाकी सबका इक्वल दिख रहा है, ज्यादा कुछ परेशानी दिक्कत नहीं है। चलो इनके एक्चुअल वैल्यूज देखे कि इन्होंने क्या क्या प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि वही तो आपका हार्ड बनाता है ना, वही तो आपका हार्ड वोटिंग क्लासिफायर बनाता है। तो अगर आपको उनकी वैल्यूज चेक करनी है तो यू हैव टू प्रोवाइड देम द टेस्टिंग डेटा, यानी कि क्वेश्चंस, सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू देयर आंसर्स, यानी आंसर शीट, यानी कि लेबल्स। डॉट ट्रांसफॉर्म लगाता हूं मैं इसके ऊपर, ये फंक्शन आपकी मदद करेगा, डॉट ट्रांसफॉर्म। गौर से देखना भी क्या हो रहा है, यहां पे नीचे आपको पता चलेगा हार्ड क्लासिफायर का। टू 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 टू, टोटल 5 क्लासिफायर्स हैं। सबने बोला टू 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 टू। पहला सैंपल मेरा डेटा का, पहला सैंपल मेरे टेस्ट डेटा का बिलोंग करता है क्लास 2 को, मेजोरिटी में डिसीजन है। दूसरा सैंपल बिलोंग करता है 1 को। ये ठीक ऐसा ही है, देखो ये ठीक ऐसा ही है, ये बोलता है 1 को बिलोंग करेगा, ये बोलता है 1 को बिलोंग करता है। और भैया इसका मैं सिर्फ इस तरीके से, फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल 1, ये मेरे लेबल्स हैं, दीज आर माई लेबल्स। फिर सैंपल 2 के लिए अलग लेबल होंगे, सैंपल 3 के लिए अलग लेबल होंगे। वही चीज मैं आपको यहां दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन फिर आप कहोगे सर जी ये एरर कैसे आ गया, ये आपका जो पहला वाला सैंपल है ये बाकियों की तुलना में पीछे कहां छूट गया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। पहला वाला मॉडल बोल रहा है फॉर दिस रिस्पेक्टिव सैंपल कि उसे लगता है कि वो 1 क्लास को बिलोंग करता है पर्टिकुलर सैंपल, बाकियों को लगता है वो 2 को बिलोंग कर रहा है। यही गड़बड़ हो गई है। शायद एक्चुअल में वो 2 को ही बिलोंग कर रहा होगा, शायद क्या मेजोरिटी ही हमने ली है, मेजोरिटी ली है, 2 2 2 मेजोरिटी ली है। अब जब मेजोरिटी ही ले ली है तो वो तो गलत सिद्ध हो गया, 1 वाला, मतलब मॉडल 1। अगर वो गलत सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये आपके बाकी 4 करेक्ट सिद्ध हो गए, करेक्ट प्रूफ हो गए। अगर वो करेक्ट प्रूफ हो गए, इसीलिए तो भैया उनका जो रिस्पेक्टिव स्कोर है वो ज्यादा एज कंपेयर टू सैंपल 1। इस तरीके से आपको अपना, क्या बोलते हैं, जो पूरा भैया जंगल होता है उसमें से सुई निकालने के बराबर का ये काम होता है, बराबर है। तो ये चीज आपको जो है समझनी है। इसमें बहुत सारे देखो, यहाँ पे भी इसने मिस क्लासिफाई किया है, एक ये वाली जगह हो गई, ये दूसरे में भी मिस क्लासिफाई किया है, तीसरे में भी मिस क्लासिफाई किया है, क्योंकि मेजोरिटी उनकी ज्यादा रही है, तो इस वजह से ये आपको स्कोर देखने को मिला है। अब यही सेम फंडा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, यही सेम चीज रख रहा हूं, द सेम थिंग। यहाँ पे वोटिंग क्लासिफायर में सब कुछ सेम, लेकिन ये चीज डिफरेंट है। बाकी सब कुछ सेम है, ये डिफरेंस है। मैंने बोला वोटिंग क्लासिफायर इस टाइप मेरे को सॉफ्ट वाला चाहिए, मुझे सॉफ्ट वाला परफॉर्म करना है, आई वांट टू परफॉर्म द सॉफ्ट वन। बोलता है ठीक है जी सॉफ्ट वाला परफॉर्म कर लो। स्कोर क्या होता है, हाँ कहीं ना कहीं मुझे अभी यहाँ पे स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है, शायद इसका ये इंपैक्ट होता है, सॉफ्ट इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला फंडा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, पहले 91 था, यहाँ पे 90 कितना था, 91 था, यहाँ पे 95 के आसपास आ रहा है। आप बोलोगे सर जी इसके भी लेबल दिखाओ ना। ये लो जी लेबल दिखा देता हूँ आपके समक्ष, मैं आपके सामने जो है ये लेबल प्रस्तुत कर देता हूँ। ये रहा सैंपल 1 के रिगार्डिंग मेरे लेबल्स, ये रहे सैंपल 2 के रिगार्डिंग, ये रहे सैंपल 3 के रिगार्डिंग, ये रहे सैंपल 4 के रिगार्डिंग। लेकिन बोलोगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर जी ये क्या कर रहे हो, पहले 5 थे ना, आपके एस्टिमेटर्स यहां पे भी 5 है। हर एस्टिमेटर जब लेबल प्रोवाइड कर रहा है तो जैसे पहले अच्छी तरह दिख रहा था 1 2 2 2, 2 2 2 2 2 2, ये तो कुछ और ही दिख रहा है सर, ये क्यों हो रहा है ऐसे। एक बार थोड़ा जोर डालिए इस फंडे पे, ये क्यों ऐसा दिख रहा होगा, वाई। टाइप तो डिफरेंट है सॉफ्ट में, लेकिन वाई, वाई इट इज लुकिंग लाइक दिस। चलो इसके कंप्यूट करते हैं, एक सैंपल के लिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अरे, जबकि मुझे 5 चाहिए थी एंड आई एम गेटिंग 15। एनी रीजन बिहाइंड दैट इन द चैट सेक्शन, एनीवन? हाँ, दोनों के लिए मिल रहा है, लेकिन फिर भी 15 क्यों? हाँ, सॉफ्ट दो देता है, करेक्ट बात कह रहे हो आप, दो देता है, दो देता है। बताता हूं मैं क्या हुआ। मैटर क्लियर करता हूं, डोंट वरी, ये चीजें पूछी जाती है तो मैं ऐसे बिना क्लियर करे छोड़ूंगा नहीं। देखो, इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास कितने क्लासेस थे? दो क्लासेस थे। 0, 1, दो क्लासेस थे। कितने क्लासिफायर यानी कितने मॉडल थे? तीन क्लासिफायर या तीन मॉडल थे। हर एक क्लासिफायर जितने क्लासेस है उनकी उतनी जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फिगर है वो जनरेट करेगा। तो टोटल मेरे पास कितने जनरेट हुए? 3 × 2 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल मेरे पास 6 जनरेट हो चुके हैं। अब अपने एग्जाम्पल में कितने क्लासेस हैं? वर्सी कलर, सेटोसा, वर्सी जीनिका, तीन क्लासेस है। मॉडल्स कितने हैं? पांच। 5 × 3। आंसर आंसर सिंगम, 5 × 3, बहुत गंदे जोक मारता हूं बीच बीच में मैं। 15। एंड दैट्स हाउ यू गेटिंग द आंसर। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। बाकी रिग्रेशन वाला फंडा है, ये मैं चलो कल कवर कर लूंगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है यार। रैंडम फॉरेस्ट में जैसे हम एवरेज लगा रहे थे ना, पहले हम लोगों ने क्या किया? मेजोरिटी। अब यहां पे जैसे मैंने एनसेंबल में बोला था कि अपन क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द, कहाँ गया यार, हाँ, एवरेज। बस ये एवरेज वाला फंडा ही अप्लाई कर रहे हैं, तो वही रिग्रेशन में होता है, नथिंग मोर देन दैट। बट ठीक है, इसको जल्दबाजी में निपटाएंगे नहीं अपन, कल देखते हैं इसको आराम से, जब हम लोग ग्रेडियंट बूस्टिंग के साथ इसको भी खत्म करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए भैया बस इतना ही, रुकते हैं, यहीं पे रुकते हैं। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। चलो, हल्ला मचाओ जी यार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाओ। यस नो, यस नो। देखो, दर्शन जी ने पहले यस यस बोल दिया है। ये होनी चाहिए स्फूर्ति, ये होना चाहिए उत्साह। चलो यार, यस नो मचाओ। आज जितना आसान कर सकता था यार, मैंने उतना आसान किया। मेरी तरफ से पूरा प्रयत्न रहा, एंड होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। चलो, बढ़िया। ओके। नहीं 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 नहीं, याद कुछ नहीं रखना है आपको, पैटर्न याद रखना है। पैटर्न, पैटर्न कि किस हिसाब से अपन चल रहे हैं क्या। और एक्चुअली ना, कोई कोड लाइन आपको याद रखनी नहीं है। इंटरनेट जिंदाबाद है, लेकिन इंटरनेट आपको इतनी डिटेल में ये चीज नहीं बताएगा कि इस कोड के पीछे चल क्या रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोड की लाइंस जो है रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, यही चीज है। आ, क्या बोला आपने? राजन जी कह रहे हैं सर, फ्लैग की वैल्यू तो हार्ड डिक्लेयर्ड की है। फ्लैग की वैल्यू हार्ड डिक्लेयर की है? मैं समझा नहीं। वोटिंग टाइप हार्ड या सॉफ्ट होता है? अरे धन्यवाद, धन्यवाद दर्शन जी, धन्यवाद। राजन जी, आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मतलब आप क्या मुझे कन्वे करना चाहते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने, मैंने तो पूरा डिस्टिंग्विश बता दिया ना कि हार्ड में ये दिखता है रिजल्ट, सॉफ्ट में ये दिखता है रिजल्ट। इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और फाइनल आंसर तक पहुंचा जाता है, वो तो मैंने आपको बता दिया।